नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत में युवाओं की बताई महत्वपूर्ण भूमिका। कहा, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूरगामी प्रगति की उम्मीद। रांची में बीआईटी के प्लैटिनम जुबली समारोह को किया संबोधित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भारत को बताया दुनिया की संस्कृति का केंद्र। विश्व कल्याण के लिए वसुदैव कुटुंबकम का दिया मंत्र। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने शीश महल बंगले की जांच के दिए आदेश। भारतीय जनता पार्टी ने की थी शिकायत। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की महत्वपूर्ण बैठक आज। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। भाजपा के नए अध्यक्ष और संगठन से जुड़े मुद्दे पर होगी चर्चा। और वाराणसी में आज काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के रांची के मेसरा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल हुई। कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में आईआईटी संस्थान के रूप में न केवल बीआईटी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी तकनीक और नवाचार से अवगत कराया है। हम सबके लिए ये हर्ष का विषय है कि यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र आज देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। It is also the only technological university in Eastern India, imparting education at the certificate, diploma, bachelor, master and doctoral levels in science, management and engineering in about 20 disciplines. The institute's culture of nurturing talent is also reflected in the accomplishments of its alumni, who include leaders in every sphere of life, such as education, entrepreneurship, industry, administrative services, journalism, literature, and sports. I am told that BIT has recently expanded beyond its traditional area, offering courses now in quantitative economics and data science, humanities, and animation and multimedia. दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बीजेपी के शीश महल के आरोपों को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में नवंबर से ही सीवीसी के आदेश पर जांच चल रही थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। इस मामले में केजरीवाल पर कानूनी संकट का नया शिकंजा कसा है। पिछले साल 14 अक्टूबर 2024 को ही विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश जारी हुआ है। दरअसल पिछले साल 14 अक्टूबर को ही विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी से इस मामले की शिकायत की थी। सीवीसी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास 6 फ्लैग स्टाफ बंगले के रेनोवेशन की जांच के आदेश दिए हैं। सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी से उन आरोपों की विस्तृत जांच करने को कहा है जिसमें कहा गया है कि 40,000 वर्ग गज यानी कि 8 एकड़ में फैले भव्य बंगले के निर्माण के लिए भवन निर्माण मानदंडों का उल्लंघन किया गया। 5 दिसंबर 2024 को विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर आधारित एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा 24 दिसंबर को सीवीसी को सौंपी गई थी, जिसके बाद 13 फरवरी 2025 को तथ्यात्मक रिपोर्ट की जांच के बाद सीवीसी ने सीपीडब्ल्यूडी के सीवीओ को मामले की विस्तृत जांच करने की सलाह दी।
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को रहने के लिए 8 एकड़ के घर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो इसके खिलाफ सतर्कता जांच का स्वागत करते हैं। ये विजिलेंस कमीशन ने जो जांच शुरू की है, मेरे तो अभी भी शॉकिंग हो। मुझे तो आज पता लगा कि 8 एकड़ का बंगला ये अरविंद केजरीवाल जी को घर रहने के लिए 8 एकड़ का चाहिए था। कमाल हो गया है। 800 गज का भी नहीं है, 8 एकड़ का। और विजिलेंस कमीशन बिल्कुल सही जांच कर रहा है। 40,000 फुट एरिया बना हुआ हो, उसके अंदर कमोड भी 10-10 लाख की लगी हो, 25-25 लाख का कलीन लगा हो, 8-8 लाख का पर्दा हो, 80 लाख की जकूजी हो, 50 लाख की किचन हो, तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी होनी तो बहुत जरूरी है और मैं इसको वेलकम करता हूँ। सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदले जाने को लेकर मचे सियासी बवाल के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने फौरन एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ईमेल लिखा है। दिल्ली के सीएम कार्यालय ने एक्स को लिखे ईमेल में सीएमओ दिल्ली के आधिकारिक हैंडल को बहाल करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि इसका नाम कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने पर बदलकर केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया था। भाजपा ने इसे लेकर केजरीवाल के खिलाफ हमला बोलते हुए एलजी से पूरी प्रकरण की जांच कराने की मांग की थी। दिल्ली भाजपा ने आरोप लगाया था कि सीएम कार्यालय के एक्स हैंडल सीएमओ दिल्ली का नाम बदलकर उसे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का निजी अकाउंट बना दिया गया है, जबकि इसे बनाने पर सरकारी फंड का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के उपराज्यपाल से इस मामले में दिल्ली सरकार के आईटी विभाग से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई करने की मांग की थी। दिल्ली सीएमओ ने शुक्रवार को एक्स को भेजे ईमेल में कहा कि उसके ग्रेटिंग हैंडल, जिसके लगभग 9,90,000 फॉलोअर्स हैं, को उसको बदल के केजरीवाल एट वर्क पर कर दिया गया। आधिकारिक अकाउंट किसी व्यक्ति से जुड़े नहीं होते हैं और जब भी सरकार या प्रशासन में बदलाव होता है तो वे उत्तराधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं। ऐसे में एक्स प्लेटफॉर्म से अनुरोध है कि वे सीएमओ दिल्ली को बहाल करे। सीएमओ दिल्ली ने यह भी कहा कि नए हैंडल का पासवर्ड कृपया आधिकारिक ईमेल आईडी cmdelhi@nic.in पर भेजा जाए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की अधिकृत आधिकारिक आईडी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल का दुरुपयोग ना किया जाए, इसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। पत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सीएमओ दिल्ली वाले किसी भी अन्य अकाउंट को तुरंत हटाने के लिए कहा गया है। और इन सबके बीच भाजपा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने दिल्ली की कार्यवाहक सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर आयकर दाताओं के पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए दिल्ली में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दिल्ली में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका से वापस लौटने से पहले शुक्रवार देर शाम भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, चुनाव सह प्रभारी अतुल गर्ग, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा के साथ बैठक की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं की कई बार बैठक हो चुकी है। नड्डा दिल्ली के कई विधायकों से भी अलग अलग मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। राजौरी गार्डन के विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने नई सरकार के गठन को लेकर जानकारी दी। देखिए, अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इस पर जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक आज शाम 4 बजे बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में भाजपा के नए अध्यक्ष और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। संगठनात्मक चुनावों के मद्देनजर संसदीय बोर्ड के सदस्य के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक में संगठन महासचिव बीएल संतोष, महासचिव तरुण चुग, दुष्यंत गौतम, राधा मोहन अग्रवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और अरुण सिंह शामिल होंगे। बीजेपी संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराया जा सकता है जब देश के कम से कम आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो जाएं।
फरवरी के आखिरी तक प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के तहत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में इस बार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट में भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए एक नींव रखी गई है। उन्होंने साथ ही कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों, महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत खास पेशकश की गई है। इस साल का 2025 और 26 का बजट जो पेश हुआ वो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना जरूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत खास पेशकश इस बजट में किया गया है। इस साल का बजट में 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री करना। आप हर महीने अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में ममता बनर्जी सरकार पर विपक्ष और मीडिया आलोचकों को चुप कराने के लिए राज्य पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वे फर्जी और निराधार एफआईआर दर्ज करते हैं और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को परेशान करने की कोशिश करते हैं ताकि उन पर दबाव डाला जा सके। उन्हें ऐसी किसी भी रिपोर्टिंग से दूर रहने के लिए कहा जा सके जिससे सरकार को शर्मिंदगी हो। उन्होंने इन सबसे निपटने में न्यायपालिका की भूमिका की प्रशंसा भी की। भाजपा नेता ने कहा कि न्यायपालिका ने हमेशा उन पत्रकारों को सुरक्षा घेरा प्रदान किया है जो जिम्मेदार और नैतिक तरीके से काम करते हैं। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा एबीपी आनंदा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन डे को राहत देने का स्वागत किया, जिसमें जांच एजेंसी को गायघाटा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए मामले के संबंध में उन्हें कोई और नोटिस देने से रोका गया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि न्यायपालिका ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किए गए हमले को निष्प्रभावी कर दिया है। और पिछले महीने लागू हुए संघर्ष विराम समझौते के तहत इजराइल और हमास के बीच ये छठी अदला बदली है। यहाँ इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। यहाँ पर हमास ने 3 और इजरायली बंधकों को किया रिहा। संघर्ष विराम समझौते के बीच ये एक अहम खबर यहाँ पर आ रही है। इजराइल भी अभी 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और इजराइल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों की ये छठी अदला बदली है। हमास ने 3 और इजरायली बंधकों को यहाँ पर रिहा किया है। अलेक्जेंडर ट्रोफानोव, सगोई डेकेल चेन और यार हॉन हुए रिहा। इजराइल भी 369 फिलिस्तीनी कैदियों को यहाँ पर रिहा करेगा। इजराइल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों के बीच ये छठी अदला बदली है। हमास ने 6 चरणों में इजराइल के 19 और थाईलैंड के 5 बंधकों को यहाँ पर रिहा किया है। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर है। इजराइल और हमास के बीच जो बंधकों और कैदियों की जो अदला बदली चल रही है उसमें ये छठी अदला बदली है। हमास ने 3 इजरायली बंधकों को यहाँ पर रिहा किया है। पहले 6 चरणों में इजराइल के 19 और थाईलैंड के 5 बंधकों को वो हमास रिहा कर चुका है। अहम खबर यहाँ पर आ रही है गाजा से। लगातार युद्ध विराम को लेकर, इस संघर्ष को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। यहाँ पर एक बार फिर एक अल्टीमेटम के बाद हमास ने इजराइल के 3 बंधकों को रिहा किया है। तो अहम खबर यहाँ पर गाजा पट्टी से जो आ रही है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी गाजा को लेकर लगातार कई बयान दिए हैं। यहाँ पर गाजा में जिस तरह से संघर्ष को लेकर बातचीत हो रही है उसी में एक अहम खबर यहाँ पर हमास ने 3 और इजरायली बंधकों को किया रिहा।
काफ़ी राहत की खबर यहाँ पर तमाम उन बंधकों के लिए जो इतने दिनों से वहाँ पर कैद थे। अलेक्जेंडर ट्रोफानोव, सगोई डेकेलचेन नाम सामने आ रहे हैं। यहाँ पर गाजा से जो बंधक रिहा हुए हैं, लगातार हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो वहाँ से कैदी रिहा हो रहे हैं, किस तरह की अपनी संघर्ष की कहानियों को वो पूरे विश्व के साथ साझा कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और अहम डेवलपमेंट, जब हमास ने यहाँ पर गाजा से इजरायली बंधकों को रिहा करने की कड़ी में 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया है। तो 19 जनवरी से 1 मार्च तक गाजा में पूरी तरह से युद्ध विराम की स्थिति है। लगातार हमास पर इस बात का दबाव है कि वो इजरायली बंधकों को रिहा करे और इसी कड़ी में यहाँ पर 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया है, जिसके बदले में इजराइल 369 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा। जो ये सीज फायर हुआ है उसके बाद रिहाई का ये 6ठा फेज है। रिहा होने वालों में सागोई डेकेलचेन, साशा ट्रोफानोव और ईयर हॉर्न, ये 3 शामिल हैं। हमास ने अब तक 5 चरणों में इजराइल के 16 और थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा किया है और इस बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। इनमें से 36 उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, बल्कि 333 कैदियों को इजराइल ने गाजा जंग के बाद गिरफ्तार किया था। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हजारों लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था और तब से ही जिस तरह का संघर्ष सामने आ रहा है, लगातार उसको लेकर दबाव यहां पर बनाया जा रहा है और बंदूकों की स्थिति को लेकर भी लगातार नज़र बनाई हुई है और तमाम वैश्विक संगठनों, एजेंसीज और देशों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दबाव है यहाँ पर हमास पर कि वो लगातार इजरायली जो बंधक हैं उन्हें रिहा करे। हमास ने करीब 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया। कैद से रिहा लगातार ये बंधक किए जा रहे हैं। इसके पहले इजरायली सेना ने भी कई बंधकों को रेस्क्यू किया था, लेकिन अभी भी हमास की कैद में इजरायली जो नागरिक हैं वो मौजूद हैं बंधक के रूप में। 3 फेज में पूरी हो रही है ये सीज फायर डील, ऐसी खबर है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कैदियों की जो अदला बदली है ये करीब 19 जनवरी से शुरू हुई और लगातार यहाँ से बंधकों को रिहा किया जा रहा है और उसके बदले इजराइल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। तो लगातार जिस तरह से बंधकों को रिहा किया जा रहा है, बेहद भावपूर्ण दृश्य भी लगातार हम देख रहे हैं। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से काफ़ी लंबा संघर्ष इन बंधकों ने देखा है और जब पूरी इतने महीनों के करीब 15 महीनों की जंग के बाद जब 19 जनवरी से पूरी तरह से सीज फायर लागू हुआ है, तब से विभिन्न संगठनों की मदद से हमास द्वारा इजरायली बंधकों को रिहा किया जा रहा है। पच्चीस जनवरी जब हमास ने इजरायल की 4 महिला सैनिकों को छोड़ा था और पिछले हफ्ते 3 इजरायली बंधक भी सौंपे थे। इजरायल ने 200 फिलिस्तीनी कैदियों को उस वक्त रिहा किया था। तो वहीं अगर 29 जनवरी की बात करें तो हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया था। थाईलैंड के 5 नागरिक भी छोड़े थे और इजरायल ने भी फिलिस्तीन के 110 कैदियों को उस वक्त रिहा किया था। हमास के साथ इस पूरे सीज फायर समझौते के तहत इजरायल के 3 और थाईलैंड के 5 बंधकों को रिहा कर दिया गया था और इन सभी लोगों को हमास ने करीब अगर बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाया था और इन विभिन्न फेजेस के तहत यहाँ पर हमास से इजरायली बंधकों को रिहा किया जा रहा है। सबसे पहले तो बताएं तो इजरायली बंधक अगम बर्गर को जबालिया से रिहा किया गया था और उसके बाद करीब 4 घंटे बाद 7 और बंधकों को खान यूनिस से रिहा किया गया। चौथे फेज की बात करें तो 1 फरवरी को हमास ने 3 इजरायली बंधक रिहा किए थे जो रेड क्रॉस की मदद से
इजराइल पहुंचे थे। तो बड़ी खबर यहां पर गाजा से। और आइए रुक करते हैं, भाजपा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही है, सीधे रुक करते हैं। रहे हैं, उन्होंने भी आज पार्टी ज्वाइन किया, उनके साथ जो साथी आए हैं, इन सबका मैं परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बार बार सवाल आ रहा था दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब चलने लगा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, क्योंकि हम सबको मिलकर एक सुंदर दिल्ली बनानी है, एक विकसित दिल्ली बनानी है, एक ऐसी दिल्ली बनानी है जिसपे हम सब दिल्ली वाले गर्व कर सकें। और इसमें या यूं कहें कि इस पुण्य कार्य में जो भी आहुति डालेगा वो निस्संदेह दिल्ली वालों के लिए साथ लगकर अपने जीवन को भी आनंदित करेगा। इसलिए मैं अनीता जी का और निखिल का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे साथी जो मुझसे मिलके भी गए इनके, वो सब भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और हम सबका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस विकसित भारत की तरफ भारत चल रहा है, उस विकसित भारत के साथ साथ अब दिल्ली को भी हम विकसित बनाएंगे, एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसपे हर दिल्ली वाला गर्व कर सके, महसूस कर सके कि हाँ ये दिल्ली मेरी है। सरकार बनी है, सरकार बनने के साथ जैसे जैसे अब दिल्ली हमारी सरकार का गठन होगा, ये सारी गतिविधियां तेजी से चलेंगी और हम सब मिलकर दिल्ली को बेहतर बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना तो नहीं, आपके कोई प्रश्न कुछ बोलना तो नहीं? अध्यक्ष जी, एक मिनट, आपको कुछ बोलना तो नहीं? ठीक है अध्यक्ष जी, सरकार गठन से पहले की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू हो रही है? आप देख रहे सरकार गठन से पहले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। और आप सबको पता है कि केंद्रीय नेतृत्व जब एक बार पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर देगा, विधायक दल की बैठक होगी तो वो नियुक्ति भी होगी। और अमूमन इस प्रोसेस में 7-8-9 दिन लगते हैं, बाकी प्रदेशों में भी लगे, तो दिल्ली कोई अपवाद नहीं है। मुझे लगता है 2-1 दिन में हम आपको अच्छी खबर देंगे। अध्यक्ष जी, कल एलजी साहब ने अपने एमसीडी के कर्मचारियों से मिलकर के ये कहा कि ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो क्या ये बदलाव इलेक्शन, ये एमसीडी के जो कुछ वार्ड्स में इलेक्शन है उससे पहले हो जाएगा या उसके बाद होगा? अजय, अब एलजी साहब का सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, उनका जवाब भी वही देंगे, मैं नहीं दे सकता उसको। सीबीसी को लेकर क्या जांच ऑर्डर कर दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आप एक बात को समझ के चलिए कि दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं, उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। धन्यवाद। पार्षद या विधायक से ऊपर क्या कोई टॉप फोर्स आम आदमी पार्टी बातचीत कर रहा है, संपर्क में अगर आ गए तो 1 मिनट यहाँ लाइए, मैं तब तक 2 सवाल और पूछ लेता हूँ। हाँ जी, आनंद जी बताइए। आम आदमी पार्टी में कोई टॉप लीडरशिप भी होती है, वहाँ तो सब जमानती अपराधियों के अपराधी, जमानत पे छूटे हुए लोग। अनिल जी कहाँ हैं आप? आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, कुछ और? शपथ ग्रहण की कोई तारीख निश्चित हुई हो सकती? हाथ देख के बताता हूँ ऐसा। नहीं, अभी मैंने बताया कि एक बार जब पर्यवेक्षक अनाउंस हो जाएंगे तो निस्संदेह उसके बाद हम इसकी तारीख बताएंगे। वैसा अपना एक मिनट अभी कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे जी, जब जिस दिन होगा उस दिन उसके बारे में बताएंगे। आप चलो पार्टी में देखते हैं।
तो इस वक्त हम देख रहे थे दिल्ली भाजपा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर कई आप नेता यहां पर भाजपा में शामिल होते नजर आए। आप पार्षद अनीता बसोया भाजपा में शामिल हुई हैं, तो वहीं एंड्रूगंज के निगम पार्षद हरिनगर से आप पार्षद निखिल चपराना भी भाजपा में शामिल हुए हैं। वीरेंद्र सचदेवा को हम सुन रहे थे, हरिनगर से पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पर आपके कई नेता भाजपा में शामिल हुए हैं और लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं कि कब दिल्ली में सरकार का गठन होगा। तो इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये काम भी होगा। फिलहाल वो सब लोग मिलकर यहाँ पर दिल्ली को और बेहतर बनाएंगे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।